आइए अब हम आमंत्रित करते हैं वक्तव्य के लिए आज के अध्यक्ष, वरिष्ठ व्यंग्यकार, आलोचक, साहित्यकार और भी जाने क्या क्या, मुझे सुभाष चंद्र जी के लिए जोरदार तालियां। मनोज कामदेव के दोहा संग्रह पर पहले 2 मिनट में मनोज पर बोलूं कि 8-10 सालों में मनोज बड़े हुए हैं। मनोज, जैसे अभी वीणा जी ने बड़ा कहा है, हाँ, मुझे याद है 8-10 साल पहले की बात, एक बड़ा खूबसूरत सा लड़का, अब लड़के तो अब भी हैं ये, हाँ, तो बस थोड़ा सा ये हुआ कि जैसे मेरे हुआ, तो मैंने तो अपनी उम्र के हिसाब से कुछ लगाए नहीं, उन्होंने टोपी लगा ली तो कामदेव बने रहे। मनोज ने काम बहुत अच्छा किया। मनोज ने शुरू किया वहीं से जहाँ से हम लोग नए होके शुरू करते हैं, और मनोज की सबसे अच्छी बात लगी कि मनोज में एक सीखने की ललक रही कि भाई सुभाष चंद्र जी, अच्छा इनसे सीखो, इनसे ये सीख लो, इनसे वो सीख लो, कुंवर बेचन आई, अच्छा इनसे गीत के बारे में जान लो, अच्छा वीणा आई, इनसे उनके क्षणिका के बारे में जान लो। सबसे जिससे भी सीखने का मौका मिला मनोज ने सीखने की कोशिश की। और जब आप सीखते हैं, मैं देखिए, आप लोग मुझे कहते होंगे कई बार कि मैं डांटता बहुत हूँ, मैं कहता हूँ पढ़ो, और पढ़ नहीं सकते तो अपने वरिष्ठ जनों से सीखो। जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं तो उस दिन आप सुभाष चंद्र हो जाते हैं। क्या रह गया? क्योंकि अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो आपका विकास कैसे होगा? साहित्य की जो प्रक्रिया है वो विकास की प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया उस तरीके से जाती है कि जैसे जैसे आप सीखते रहते हैं आपका विकास होता चला जाता है। जैसे ही आप सीखना बंद कर देते हैं, सिखाना शुरू कर देते हैं, तो आप धीरे धीरे ह्रास की ओर आते हैं। चाहे आपकी किताबें हैं, चाहे आपके उपन्यासों पर फिल्में बने, चाहे सीरियल बने, लेकिन आप धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं। क्यों? आपके अंदर से एक चीज़, जो बच्चा था, जो लगातार सीख रहा था, वो बच्चा ये मनोज से आप सीख सकते हैं। ये चीज़ मनोज से सीख सकते हैं कि लगातार सीखा कैसे जाता है? सीखा हमेशा यो हो जाता है। हमारे गुरु यो होता है और शिष्य यो होता है, कारण कि वो सीख रहा है। तो ये सीखने की प्रक्रिया है, जितना बढ़ाइए। 2 चीज़ें सिखाती हैं, पहली बात किताबें, दूसरी बात वरिष्ठ। अगर वो इस लायक हैं कि सिखा सकते हैं तो आप सीखिए। उनमें बहुत सारी कमियां होंगी, सुभाष चंद्र में बहुत सारी कमियां होंगी, कुंवर बेचन जी में कुछ होगा, किसी में कुछ होगा, इंद्र सुकुमार जी में कुछ होगा, सब में कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जो हमारा अच्छा पार्ट है, अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो जाहिर है कहीं ना कुछ किया होगा। तो हमारा जो अच्छा पार्ट है वो हमसे ले लीजिए। देखिए कि हमने कितनी मेहनत की। मैं आपको बताऊँ कि आज से अभी जब से थोड़ी सी आंखें ख़राब हुई हैं मेरी, तब से मैंने पढ़ना कम किया है, वरना मैं लगभग 10 से 12 घंटे रोज़ पढ़ता था। मैं फ़्लाइट में हूँ तो पढ़ता था, बैलगाड़ी में हूँ तो पढ़ता था, ट्रेन में हूँ तो पढ़ता था, बस में हूँ तो पढ़ता था, और घर में तो पढ़ता ही पढ़ता था। मुझको कभी दिक्कत नहीं हुई कि मुझे, अगर मैं अकेला हूँ तो मेरे पास किताबें अगर हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, लगातार सीख रहा हूँ। तो मैं मनोज का इस मामले में बड़ा मतलब अच्छा लगता था कि इस छोटे बच्चे ने धीरे धीरे सीख के बढ़ना शुरू किया, और आज ये छोटा बच्चा एक प्रौढ़ बच्चा बन गया है। ऐसा बच्चा ही कहूँगा अब भी, कि इस तरह का व्यक्ति बन गया है कि जिससे लोग सीख सकते हैं। ये जो सीखने से सिखाने तक का सफ़र है, इस सफ़र का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आदमी अंदर से प्रौढ़ होता जाता है, अपनी भाषा पर, अपने शिल्प पर, अपनी जो शैली है आपकी उस पर, और सबसे बड़ी चीज़ अपने सरोकारों पर। आप सरोकार क्या है? आप क्या लिख रहे हैं, आप किसके लिए लिख रहे हैं, और इस लिखने से लाभ क्या होगा? क्या आप, ये जो समाज है, ये जो दुनिया है, ये जो हमारा समाज के प्रति कर्तव्य है, ये जो हमारा देश के प्रति कर्तव्य है, उसके साथ कहीं हम सेट बैठ रहे हैं? हमारा लेखन जो है वो कला के लिए वाला जो सिद्धांत था उसके हिसाब से चल रहा है, या हमारा लेखन कुछ ऐसा काम कर रहा है जो हम कुछ समाज के लिए, देश के लिए, जाति के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कुछ अच्छा करने की स्थिति में हो? तो मोटे मोटे शब्दों में जब हम
कोई लेखन सोद्देश्य करते हैं, जनोन्मुखी करते हैं। मैं बहुत कम कठिन शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं कठिन शब्द इस्तेमाल ना करूँ। हम जब इस तरीके का लेखन करते हैं तो अब हम दूर तक जाते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, एक निबंध को छोड़ दीजिए, हर वो चीज़ आगे तक जाएगी जिस चीज़ में दूसरे के दिल को छूने की सामर्थ्य होगी। चाहे आप प्रेमचंद की कफन कहानी ले लीजिए, कि प्रेमचंद की लगभग 700 सवा 700 कहानियाँ हैं, और हमें कुछ कहानियाँ याद हैं। हमें सबसे ज़्यादा कफन याद है कि 2 लड़के हैं। अच्छा, मैं ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ के सारे वक्ता जो है ना, वो थोड़ी थोड़ी बात करके शिवाजी पे छोड़ के चल दिए। अब मेरी मजबूरी आ गई कि मुझे तो बोलना पड़ेगा। तो हमें वो चीज़ें याद रही। कफन, जहाँ पर 2 घीसू और माधव जो है वो अपनी बहू का कफन बेच के शराब पी लेते हैं, वो संवेदना से जुड़ती हैं चीज़ें। जब आपकी कविता, विशेष रूप से कविता, गीत, दोहा, जो हृदय की जो विधा है, जब तक वो दूसरे के हृदय तक जाने का सफ़र तय नहीं कर लेती हैं, जब तक वो दूसरे के दिल को छूने की कोशिश नहीं कर लेती, कोशिश ही करती हैं। सफल होना तो उस दिल वाले की बात है जिसके दिल को छुआ है, वो बताएगा कि मुझे छुआ है नहीं छुआ है। और जब छू लेगा तो वो किसी भी लेखक को प्रेमचंद बना देगा, कुंवर बेचैन बना देगा, नीरज बना देगा, धनंजय सिंह बना देगा। सीधी सी बात। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ से कैसे चीज़ों को लेके चलना है। अब मैं बात करता हूँ पहले बुरांश की। कुछ काफ़ी लोगों ने पूछा, मनीषा तो हाँ वहीं की हैं, कुमाऊँ की शायद है ना, हाँ, कामदेव उत्तराखंड के हैं, गढ़वाल साइड के। और मेरे साथ ऐसा है कि मैं पहाड़ी ना होने के बावजूद शायद इन दोनों से ज़्यादा पहाड़ घूमा हूँ। मैंने कुछ नहीं छोड़ा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, पूरे पट्टी पूछ लो कि कौन सी पट्टी कहाँ है। बुरांस क्या है? बुरांस उत्तराखंड की या हिमाचल की ये पहाड़ की जो संस्कृति है, विशेष रूप से ये जो कुमाऊँ और गढ़वाल वाला जो रीजन है, उसमें पेड़ होता है बुरांस का, तो उसका जो फूल होता है वो एक समय में भरण पोषण के भी काम आता था, शरबत बन के उसका बिकता था, उसकी गंध आती थी। और आपको बताएं कि जहाँ जहाँ बुरांस का पेड़ होता है वहाँ वहाँ पानी को रोकने की सामर्थ्य होती है उस पेड़ में। ये जो क्या हुआ है कि हम लोगों ने पाश्चात्य सभ्यता से प्रेरित होकर क्या किया कि चीड़ लगाना शुरू कर दिया है। जब से पहाड़ पर चीड़ लगना शुरू हुआ है तब से पहाड़ टूटना शुरू हुआ है, क्योंकि चीड़ पानी को रोकता नहीं है, बुरांस पानी को रोकता है। अब विश्वास मानिएगा, जहाँ जहाँ बुरांस है पूरे उत्तराखंड में, वहाँ वहाँ आपको भूस्खलन की समस्याएं, पानी का टूटने की समस्याएं बहुत कम आई हैं। और मैं समझता हूँ, मैं अभी गया था उत्तराखंड सरकार के लिए, मैंने कुछ एक प्रोजेक्ट किया है, तो शायद देखिए आप लोगों के सामने आएगा भी। मैंने उस पर बहुत कहा, उन्होंने कहा आपको कैसे पता है? मैंने कहा इसलिए पता है कि मुझे पहाड़ से लगाव है, और पहाड़ से लगाव अगर होगा मुझे तो बुरांस से लगाव अपने आप होगा। तो मित्रों, बुरांस हो गया, आप लोगों से बातें हो गई, सारी बात हो गई, एक चीज़ रह गए कामदेव। मनोज कामदेव 8 साल पहले, 7 साल पहले के मनोज कामदेव में और आज के कामदेव में फ़र्क आया किस चीज़ से? एक तो आपने सीखा, दूसरा आपने उस सीखे हुए को, देखो क्या करते हैं हम लोग, सीखते सब लोग हैं, सब हमारे वरिष्ठ मिलते हैं तो हम उनसे सीखते हैं, और सीखना तो पड़ेगा ही, अगर हमको लिखना है तो सीखना पड़ेगा। तो जब हम उस सीखे हुए को घर आते हैं, उस सीखे हुए को, देखिए प्रोसेस है, ये लेखन का प्रोसेस है। बहुत से लोग आप में से हैं जो थोड़े नए हैं या 10-12 साल से लिख रहे हैं, अभी किताबें भी कम आई हैं। तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस क्या होता है? हमने किताबों से सीखा या हमने अपने वरिष्ठों से सीखा। हम आए, उसको घर आके हम उसको रिमाइंड करें कि क्या क्या हमने सीखा। और मैं तो अपना बताता हूँ आपको कि मैं नोट्स बनाया करता था। और एक चीज़ आपको बताएं, कुंवर बेचैन हमेशा नोट्स बनाया करते थे। आप उनको साथ कभी बैठ जाइए, आज से 30 साल पहले भी वो नोट्स बनाते थे, और अभी तक मतलब 1-1.5 साल पहले तक भी जैसे पास बैठे रहते थे, सुभाष देखो 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 कितना अच्छा शेर है, देखो वो शब्द देखो इस्तेमाल क्या हुआ है, लगातार सीख रहा है आदमी।
वो आदमी कुंवर बेचैन होने के बाद सीख रहा है, तो हम क्यों नहीं सीख सकते? कुंवर बेचैन होने के बाद सीख रहा है, लगातार सीख रहा है। तो आपने सीखा और घर आने के बाद उसको आजमाया, फिर उसको प्रयोग किया कि अच्छा माना जैसे कि ये वाली स्थितियां हैं, इस पर अगर मैं दोहा कहूँ, कविता कहूँ, गीत कहूँ, नवगीत कहूँ, कुछ भी कहूँ, और मेरा सरोकार क्या होगा अगर मैं ऐसा लिखता हूँ। मैं आपको एक तरह से वर्कशॉप दे रहा हूँ, एक तरह से मनोज के बहाने से, कि सरोकार मेरा क्या होगा। मैं अगर मैं से लिख रहा हूँ तो जब पाठक के पास ये चीज़ जाएगी तो ये पाठक रिएक्ट कैसे करेगा। जब आप इस तरह का प्रोसेस लगातार अपने ब्रेन में, अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में लगातार बना के चलते हैं, तो विश्वास मानिए आप धीरे 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 निखरते हैं। कामदेव लगातार निखर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि कामदेव पूरी तरह निखर चुके हैं, पूरी तरह कभी कोई नहीं निखरा, पूरी तरह कभी कोई नहीं निखरा, लेकिन आपके निखरने की प्रगति अगर शनै शनै होती है, आप धीरे धीरे प्रगति करते हैं। देखिए, एक तो होता है तेज चीज़ें आई, उन्होंने लिखी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल मिला के 3 कहानियाँ लिखी। 2 कहानियाँ सी ग्रेड की थी, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, कभी लगाई नहीं कि वो गुलेरी जी की कहानियाँ, लेकिन उन्होंने लिखा, उसने कहा था लिख दी 3 कहानियाँ, 3 में से भी 1 कहानी, और वो आदमी कहानी का बादशाह माना जाता है। उससे बड़ी कहानी कोई हिंदी में आज तक भी नहीं है, ना प्रेमचंद के पास है, ना जैनेंद्र के पास है, ना गे के पास है, किसी के पास उससे बड़ी कहानी नहीं है, सिर्फ 1 कहानी। तो ये तो हुआ एक प्रोसेस की, एक चीज़ आपने कोई ऐसी डाल दी कि वो याद रह जाए। अब गुलेरी बनना आसान नहीं है, अब प्रेमचंद बनना भी आसान नहीं है। आपने देखा बड़े लेखकों की फसलें आनी बंद हो गई हैं। शायद कुंवर बेचैन, नीरज, नरेंद्र कोहली, ये लोग शायद अंतिम पीढ़ी के लोग हैं। अब बड़े लेखक आना धीरे 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 कम हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। बड़े लेखक आने का तरीका क्या है? बड़े लेखक आने का तरीका, बनने का तरीका, अंदर से बड़े होते जाने का जो तरीका है, वो अभ्यास, गुरुजनों या वरिष्ठों के साथ, और तीसरा किताबें। ये 3 रास्तों से बड़ा लेखक बनने का रास्ता जाता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप टीवी के सीरियल्स में ज़्यादा दिमाग लगाएंगे या सीखने का दिमाग, ये आप पर निर्भर करता है चीज़ों को। मैं मनोज को 2-3 चीज़ों से पसंद करता हूँ, मनोज के दोहे। पहली बात तो यह है कि मनोज के पास विविधता है। मनोज कोई चीज़ लिख के, और एक सबसे अच्छी बात है, मनोज के बहुत सारे रंग हैं। प्रेम का रंग है, वियोग का रंग है, पर्यावरण के प्रति उनका समर्पण है, राजनीति की जो बदमाशियाँ, छल छद्म हैं, उनके प्रति उनको व्यंग्यात्मक भाषा में वो उन चीज़ों को उकेरते हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब कामदेव वो लिखते हैं, प्रेम लिखते हैं, तो प्रेम में आप इनका एक भी दोहा उठा के लिख दिए जिसमें हल्का सा भी छिछोरापन हो। बहुत बड़ी बात है कि आप इनके पूरे दोहे उठा के देख लीजिए, एक भी दोहे में जिसे टुच्चापन, हल्कापन कहते हैं, कई बार होता है कि लिख जाते हैं, बहुत सारे कवियों ने लिखा, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी, तो लेकिन कुछ हल्की फुल्की चीज़ें भी लिख दी, मैं भी लिख जाता हूँ। तो मनोज के यहाँ प्रेम को लेकर एक बड़ा आदर का भाव है, और वो वहाँ पर हल्के होना पसंद वो नहीं करते। उनकी अनुभूतियाँ मासल नहीं हैं, उनकी अनुभूतियाँ हृदय से निकली हुई अनुभूतियाँ हैं, जो प्रेम को प्लेटोनिक वे में देखने की कोशिश करती हैं। अब पढ़िएगा, कुछ कमियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये कमी नहीं हो सकती है, बहुत बड़ी बात है। प्रेम का गीतकार, प्रेम का कवि, प्रेम का शायर नहीं बच पाता, ना मुनव्वर बच पाता है, ना निदा बच पाते हैं, बहुत मुश्किल से निदा फाजली बच पाते, मैं पढ़ा बहुत है, तो नहीं बच पाता। हल्के फुल्के कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटापन हल्का फुल्का आ जाता है। हम जो लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं उनको समझ में आता है, अरे यार ये क्या कर दिया भाई, हाँ सच, ये तो उम्मीद नहीं थी, हुजूर आप तो ऐसे ना थे। तो ये इनका बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात विविधता की मैं बात करता हूँ, 4-5 चीज़ों को लेकर मनोज बहुत गंभीर हैं, और जब इनकी गंभीरता जो है, देखिए एक बहुत बड़ी बात है, अभी शायद ममता जी ने कहा इस बात को कि ममता, मैं आपसे पहले एक क्षमा मांग लूँ कि मैंने कहा ना उस समय कि नहीं,
नहीं कि आप बोल दो, मतलब आप पहले बोल दो, तो मैं बोलता कहाँ से? मैं तो सोच रहा कि बाकी लोग बोलेंगे, उनमें से कुछ माल निकालूंगा, बोल दूंगा, लेकिन इन लोगों ने तो मुझे इतना भी नहीं छोड़ा है। तो मैंने किताब पढ़ी नहीं थी, तो मैंने अभी तो उसको देखा था। तो मनोज के यहाँ क्या है कि सरोकारों को लेके तो गंभीरता है, लेकिन वो उनकी गंभीरता जो है, गंभीर बहुत मोटे मोटे शब्दों में, भारी भारी शब्दों में टपकती नहीं, जैसे कि ममता लड़ीवाल ने कहा भी कि आसान लिखना बेहद मुश्किल है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत भारी थीं और चर्चित हो गईं या पढ़ी गईं, जैसे हिमाद्रि तुंग संग से प्रबुद्ध बुद्ध भारती समझुला समझुला पुकारती पुकारती। हाँ, आज आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये चर्चित हो जाएगी। आज के समय में, जिस समय आपके पास वो जो जयशंकर प्रसाद का जो समय था, उस समय आपके पास कभी कभी सिनेमा हॉल थे, टीवी था नहीं, रेडियो होता था और सांग होते थे, नौटंकियाँ होती थी। यहाँ पर आपका वो ख़त्म हो जाता था, यहाँ पर वो आपका सारा ख़त्म हो जाता था। लेकिन आज के युग में आपके पास मोबाइल है, नेट है, कंप्यूटर है, टीवी है, केबल है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। ऐसे टाइम में अगर आपको साहित्य को बचाना है तो आपको सरल होकर चलना पड़ेगा। ये बड़ा अलग सी बात है। अब अज्ञे की रचनाओं का समय शायद बहुत मुश्किल से वापस आएगा। मुझको नहीं लगता कि जयदोल जैसी कहानियाँ या नदी के द्वीप जैसे उपन्यास या उस तरीके की हरी घास में क्षणभर जैसी कविताएं अब दोबारा से चल पाएंगी। बहुत मुश्किल ये हो गया। इसलिए इस चुनौती को स्वीकार करते समय आपको ध्यान देना आवश्यक है कि चीज़ें आपकी आसान रहें, चीज़ें समझ में आए। भाषा के स्तर पर सरल लिखना बेहद मुश्किल काम है और मनोज कामदेव ये मुश्किल काम बहुत आसानी से कर रहे हैं। ये बड़ी बात। मनोज के पास मुझे जो दो तीन चीज़ चार चीज़ अच्छी लगी, उनमें ये तो ये था कि भाई, एक तो इनके पास सरल शब्द हैं, बहुत आसानी से वो समझ में आ जाते हैं। वो प्रोफेसर के लिए भी उतने ही आसान है जितने कि एक गृहिणी के लिए या चाय वाले के लिए। जो चीज़ अभी आपको एक हरिशंकर परसाई, मैं बहुत देर तो नहीं बोल रहा, हाँ देख लीजिए, तो क्योंकि मुझे लगा सब तो भाई बोल थोड़ी देर में निमट गए। तो परसाई जी की एक छोटी सी बात थी। अगर आपने परसाई के नाम सुना हो, परसाई दुनिया के सबसे अच्छे व्यंगकारों में से एक है और जिन लोगों ने पढ़ा होगा परसाई को, तो परसाई जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।